Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel एंड स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड को। तो यहाँ पर हम रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब वो आपके लिए सैम्पल क्वेश्चन रहेगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम आपके इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इन पॉइंट्स को आप बहुत ही अच्छे से कोशिश करिएगा समझने की, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। गाइज मैं आपको बता दूं कि यूनिट 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया है। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए हुए हैं जिनसे कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में हमने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात जो आती है, रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें पढ़ना क्या होता है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें पढ़ना होता है बेसिकली रिसर्च होती क्या है। ठीक है, तो रिसर्च क्या है, आप क्या करते हो, शोध करते हो, किसी चीज़ की खोज करते हो, तो वो आपकी रिसर्च कहलाती है। मतलब जैसे आप रिसर्च से यहाँ पर समझेंगे कि सर्च, तो सर्च की अगर मैं बात करूँ तो सर्च की हिंदी होती है खोज करना। ठीक है, क्या करा आपने, सर्च की मतलब रिसर्च खोज की। अब ये जो आ जाता है आपका रिसर्च, यानी जो खोज ऑलरेडी हो चुकी है आपको उस पर दोबारा से रिसर्च करनी है, तो वो आपका रिसर्च। मतलब आप किसी भी खोज पर दोबारा से खोज कर रहे हैं तो वो चीज़ आपकी कहलाती है रिसर्च, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शोध। ठीक है, तो बेसिकली ये रिसर्च होता क्या है। ठीक है, और इस रिसर्च को, ये रिसर्च किस तरह से कंडक्ट होती है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, रिसर्च करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे आप अपना रिसर्च पेपर लिखते हो, उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखते हो, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जानेंगे रिसर्च। तो रिसर्च जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक खोज होती है। अगर हम सर्च की बात करें, यहाँ पर वर्ड्स को तोड़ दें तो सर्च का मतलब है खोज, कि आपने कोई खोज की और किसी की हुई खोज को दोबारा से आप अगर उस पर वर्क कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड दी रिसर्च। तो रिसर्च एक प्रोसेस है जिसमें आप सिस्टमैटिक इंक्वायरी की, मतलब आप कह सकते हो कि आप इसमें से एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं कि आपको पता लगाना है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की अवेयरनेस कितनी है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की अवेयरनेस कितनी है, तो इनकी अवेयरनेस को जानने के लिए आपको एक सर्वे करना होगा। तो ऑलरेडी आपको पता है सर्वे ऑलरेडी हुए हैं, अलग अलग इन टॉपिक्स पर भी हुए होंगे और अलग अलग टॉपिक्स पर आपके सर्वे हुए होंगे। अब आप उन सर्वे को पढ़कर एक अपना सर्वे जो यहाँ पर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड दी रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च जो है अब क्या है, एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। आप एक सिस्टम में इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, दैट इनटेल्स कलेक्शन ऑफ डेटा, डॉक्यूमेंटेशन, जो कहता है, यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, इंटेल्स है। ठीक है, तो रिसर्च एक प्रोसेस है सिस्टमैटिक इंक्वायरी की जो इंटेल करता है, इसमें आप क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं ना डेटा का। डॉक्यूमेंटेशन होता है आपकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन का और फिर आप उस पर एनालिसिस करते हो। जब भी आप किसी भी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो, आप सॉइल पर रिसर्च कर रहे हो, तो सबसे पहले आप सॉइल को कलेक्ट करेंगे। आपने कहाँ कहाँ से सॉइल ली है वो डेटा आप देखेंगे, उस डेटा का आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसके बाद आप उसकी एनालिसिस करोगे कि क्या क्या वहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं पर्टिकुलर सैम्पल्स में। ठीक है, और फिर आप उसको इंटरप्रेट करोगे। मतलब अब आपने जैसे सॉइल लिया, आपने अलग अलग एरिया से सॉइल लिया, आपने उनको नेम दे दिया, सैम्पल ए, सैम्पल बी, सैम्पल सी, सैम्पल डी। अब आपने जब उनका एनालिसिस यहाँ पर किया
जब आपने यहाँ पर एनालिसिस किया इन सैंपल्स का, अब आपको पता चला कि ये वाली जो सैंपल ए है इसका अगर मैं बात करूँ पीएच की, तो मान लीजिए इसका पीएच 7 है। आपने सैंपल बी का देखा कि इसका पीएच 6 है, तो अब आप इसको कर रहे हो इंटरप्रीट, लिख रहे हो कि सैंपल ए में आपको 7 पीएच देखने को मिला। ऑर्गेनिक कार्बन की अगर हम बात करें तो कितने से कितने पॉइंट के बीच में जो है कलर चेंज हो गया था। तो ये सब बातें, ये क्या करना है, एनालिसिस करने के बाद आपको उस डेटा को इंटरप्रीट करना है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रीट करना है एक सूटेबल मैथडोलॉजी के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपने पीएच आपको निकालना है तो आप पीएच इंडिकेटर का यूज़ करोगे। आप सॉइल सैंपल लोगे, उस सॉइल सैंपल में आप उस पीएच इंडिकेटर को डालोगे और आप देखोगे कलर कैसा आ रहा है, कलर के अकॉर्डिंग आप मैच करोगे पीएच कितना है। तो ये एक सुटेबल मेथडोलॉजी है ना, पीएच जिस तरह से चेक होता है आप उसी मेथड से तो चेक करोगे। आप ऑर्गेनिक कार्बन निकाल लेते तो आपको टाइट्रेशन करना है, तो ये क्या है, सुटेबल मेथडोलॉजी कि आप किस मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। सेट वाइज स्पेसिफिक प्रोफेशनल फील्ड्स एंड एकेडमिक डिसिप्लिन, तो इन सब को फॉलो करते हुए आप जो खोज करते हैं उसको यहाँ पर रिसर्च का नाम दिया जाता है। हिंदी में अगर हम देखें तो शोध व्यवस्थित जांच की एक प्रक्रिया है। तो मैंने बोला ना कि आप सिस्टमैटिक इंक्वायरी करते हो, तो शोध जो है वो व्यवस्थित जांच की एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा का क्या है, संग्रह शामिल है। आप कलेक्शन करते हो डेटा का, महत्वपूर्ण जानकारी का दस्तावेजीकरण करते हो, ठीक है, और उस डेटा सूचना का विश्लेषण करके उसकी व्याख्या को, मतलब वही आप इंटरप्रीट कर रहे हो डेटा, तो उसका व्याख्या विशिष्ट पेशेवर क्षेत्रों और अकादमिक विषयों द्वारा निर्धारित उपयुक्त पद्धतियों के अनुसार जो है वो किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है जब आप रिसर्च करते हो, तो जब आप अपना रिसर्च पेपर लिखते हो तो वहाँ आप इंट्रोडक्शन लिखते हो। तो बेसिकली ये जो इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन में आप लिखते क्या हो, ये इंट्रोडक्शन होता क्या है। अगर मैं बात करूं आपसे कहूं कि गिव योर इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो व्हाट यू डू, क्या करेंगे आप अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करेंगे अपने नेम से, है ना। सबसे पहले आप अपना नाम ही बताओगे ना। अगर मैं बोलूँ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो ऐसा तो नहीं कि आप बोलोगे माई फादर नेम इज़ दैट, माई मदर नेम इज़ दैट, आई लाइक टू डू दैट, एंड लास्ट में आप बोलेंगे माई नेम इज़ दैट। नो, सबसे पहला जो आपकी स्टार्टिंग रहेगी, whenever anyone asks you that introduce yourself, the first thing you do is that you tell your name। आप सबसे पहले अपना नाम बताते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन लीड द रीडर फ्रॉम अ जनरल सब्जेक्ट एरिया टू अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंक्वायरी। वही जनरल सब्जेक्ट एरिया, यानी कि आप स्टार्ट करते हो अपने नाम से। अब आप अपने नाम से स्टार्ट करके आप से जो जो चीज़ें रिलेटेड हैं उनको आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पहुँचते हो कि आपको क्या क्या पसंद है, आप क्या क्या करना चाहते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, तो ये आपकी इंक्वायरी में आता है। It establishes the scope, context and significance of the research। ये जो इंट्रोडक्शन होता है, जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, जो रिसर्च आपने किया आप उसमें लिखते हो कि टॉपिक क्या था, क्या क्या उसका मतलब वही कि आप स्टार्ट करोगे कि रीडर पढ़ना शुरू करे उसको, ठीक है, तो आप एक पॉइंट दोगे और फिर आप जनरल सब्जेक्ट से जो टॉपिक आपका रहा उससे आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को इलस्ट्रेट करते हुए चलोगे। ये इससे क्या होगा, इससे जो इंट्रोडक्शन होता है ये क्या करता है, ये स्कोप कंटेक्स्ट जो है इस्टेब्लिश करता है। आपको सिग्निफिकेंस, उसकी महत्व, मतलब क्या उपयोगिता है ये बताता है। रिसर्च क्यों आप कंडक्ट कर रहे हो, तो रिसर्च की उपयोगिता को के बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन आपको बताता है। बीन कंडक्टेड बाय समराइजिंग करेंट अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी करेंट अंडरस्टैंडिंग है उसको आप इंट्रोडक्शन में समराइज करते हो। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे वही आप सॉइल पर अगर रिसर्च कर रहे हो तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आप सॉइल को समराइज करोगे कि सॉइल में बेसिकली क्या क्या पाए जाते हैं, आपके फॉस्फोरस का कंटेंट कितना है, नाइट्रोजन कंटेंट कितना, तो ये सब आप पहले इलस्ट्रेट करोगे, ठीक है, कि बेसिकली सॉइल में क्या क्या होता है। एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, अब आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दोगे कि आपने सॉइल कहाँ से कलेक्ट किया है, जिस एरिया से आपने सॉइल कलेक्ट किया है वो एरिया बेसिकली कैसा है, वह पोल्यूटेड एरिया है, नॉन पोल्यूटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो इस तरह से आप उसके बारे में उसका बैकग्राउंड का इन्फॉर्मेशन देंगे। टॉपिक स्टेटिंग द पर्पस ऑफ द वर्क, और आपका ये जो रिसर्च आप कर रहे हो
कार्य का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को इलस्ट्रेट करते हुए आप उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देंगे इन द फॉर्म ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। और ये किस फॉर्म में आएगा, ये रिसर्च प्रॉब्लम की फॉर्म में आएगा कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है तो वहाँ पर सॉइल का क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब जानने के लिए आप जो है वो उस पर रिसर्च कर रहे हो। तो सपोर्टेड बाय अ हाइपोथेसिस और अ सेट ऑफ क्वेश्चंस एक्सप्लेनिंग ब्रीफली। यहाँ पर जब आप इस रिसर्च प्रॉब्लम की फॉर्म में अपने काम का उद्देश्य बता रहे होंगे, बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, तो इसमें आप हाइपोथेसिस से इसको सपोर्ट कराएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी आप रखेंगे जो कि ब्रीफली एक्सप्लेन करेगा आपके मेथोडोलॉजिकल अप्रोच को कि आपने किस तरह से जो है वो रिसर्च कंडक्ट किया था। और ये जो मेथोडोलॉजिकल अप्रोच होती है ये यूज़ किया जाता है रिसर्च प्रॉब्लम को एग्जामाइन करने के लिए, जो कि आपके जो आउटकम की जो पोटेंशियल होती है उसको क्या करता है, यहाँ पर हाईलाइट करता है। ठीक है, योर स्टडी कैन रिवील एंड आउटलाइन इन द रिमेनिंग स्ट्रक्चर। आपने जो स्टडी किया है, जब आप उसका इंट्रोडक्शन लिखते हो तो वो रिवील करता है आपकी रिसर्च के बारे में सब कुछ और एक आउटलाइन देता है जो कुछ भी आगे आप करने वाले हो। ठीक है, जो कि आप अपने रिसर्च में आगे बताने वाले हो उसकी एक आउटलाइन देता है और बाकी आपके रिसर्च को जो है वो रिवील करता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेपर, और पेपर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो संगठन क्या है, ये सब इंट्रोडक्शन जो है बताता है। जब आप इंट्रोडक्शन देते हो तो आप ओवरऑल जो भी आपकी रिसर्च रही है उस पर हर पॉइंट को आप कवर करते हुए चलते हो। देखिए, परिचय पाठक को एक सामान्य विषय क्षेत्र, परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो ये जो इंट्रोडक्शन होता है कि इस इंट्रोडक्शन से क्या होता है, जो रीडर है, जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसको क्या देता है, एक सामान्य विषय क्षेत्र से पूछताछ के एक विशेष विषय की ओर जो है वो ले जाता है। ठीक है, सॉइल के बारे में आप बात कर रहे थे, सामान्य क्षेत्र था। अब उस सॉइल में क्या क्या पाया जा रहा है, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे आपने पीएच निकाला, कैसे आपने ऑर्गेनिक कार्बन निकाला, कैसे आपने उसका नाइट्रोजन कंटेंट निकाला, कैसे आपने फॉस्फोरस, कैसे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जानी। तो अब आप जो है वो इन सब के विषय विशेष की तरफ जो है वो पहुँचे। यह विषय के बारे में वर्तमान सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी को सारांश करके किए जा रहे शोध के दायरे, संदर्भ और महत्व को स्थापित करता है। अब आप करंट में जहाँ से आपने सॉइल ली थी तो आप वहाँ का बताओगे कि पॉल्यूटेड एरिया है, पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, तो इससे इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, पेड़ पौधों की ग्रोथ अच्छी क्यों नहीं हो रही है, इसका आपको पता लगाना है। तो ये सब क्या हो रहे हैं आपके, ये आपको शोध के दायरे, संदर्भ और महत्व को यहाँ पर स्थापित करता है। एक परिकल्पना या प्रश्नों का एक सेट के द्वारा समर्थित शोध समस्या के रूप में कार्य के उद्देश्य को संक्षेप में जो है वो ये समझाता है। शोध समस्या की जांच करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति, आप जो शोध समस्या है उसकी जो जांच आप कर रहे हैं उसके लिए आप उपयोग में जिस भी प्रोसेस भी पद्धति को ला रहे हैं, पद्धति दृष्टिकोण आपके अध्ययन से संभावित परिणामों को उजागर करना और पेपर की शेष संरचना और संगठन को रेखांकित करना होता है। तो इंट्रोडक्शन तो आप समझ गए होंगे बेसिकली क्या है। अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट भी आप लिखते हो जब अपना रिसर्च पेपर लिख रहे होते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट जो होती है वो एक शॉर्ट समरी होती है ऑफ कंप्लीटेड रिसर्च, यानी आपने जो कंप्लीट रिसर्च किया है उस रिसर्च में आपने क्या क्या किया है तो उसकी एक शॉर्ट समरी होती है। आप कह सकते हो कि मतलब मान लीजिए आपने सॉइल का पीएच निकाला, आपने सॉइल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी, तो ये सब आप उसमें बताओगे कि आपने इस पेपर में, इस रिसर्च में क्या क्या किया है, उसको आप शॉर्ट में यहाँ एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू बता दोगे कि जो रीडर होगा जब वो पढ़ेगा सबसे पहले वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ये जान लेगा कि बेसिकली इस पेपर में है क्या क्या, और फिर उस अकॉर्डिंग वो अपना माइंड सेट करके बाकी का कंप्लीट पेपर जो है वो पढ़ेगा। मतलब मान लीजिए उसको जो देखना है तो वो एब्स्ट्रैक्ट से पता लगा लेगा कि हाँ मुझे जिस चीज़ पर रिसर्च करनी वो मुझे यहाँ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इट इज़ एन इंटेंटेड टू डिस्क्राइब द वर्क विदाउट गोइंग इनटू ग्रेट डिटेल। यहाँ पर इसका जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि वो आपका जो कार्य है वो उसको डिस्क्राइब कर सके बिना डिटेल में जाए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट शुड बी सेल्फ कंटेन्ड। एब्स्ट्रैक्ट आप खुद ही बनाते हो, आपने अपनी रिसर्च जब कंडक्ट की तो आप वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट खुद बनाओगे। ठीक है, और कंसाइज एक्सप्लेनिंग योर वर्क, और बहुत छोटे मतलब आप कह सकते हो कि बहुत लिमिटेड एरिया में आपको अपना वर्क जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। जितना हो सके आप कम में ही कोशिश करेंगे और क्लियरली, ये नहीं कम में है लेकिन आप क्लियरली उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो क्लियरली आपको एक्सप्लेन करना है कि आप अपने पेपर में एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है,
तो एक सारांश जो है वो आपके पूर्ण किए गए शोध का एक संक्षिप्त सारांश होता है और इसका उद्देश्य बहुत विस्तार में जाए बिना अपने काम का वर्णन करना है। सारांश अपने काम को यथासंभव संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से समझाते हुए स्वनिहित और संक्षिप्त जो है वो होना चाहिए। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बात आती है हमारे रिसर्च प्रोसीजर की। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आप पीएच निकाल रहे हो, आप नाइट्रोजन कंटेंट निकाल रहे हो, तो अब वो आप कैसे निकाल रहे हो, तो वो आएगा आपका रिसर्च प्रोसीजर पे कि आपने रिसर्च कंडक्ट कैसे की थी, आपने सैंपल कलेक्ट कहाँ से किए थे, किस तरह से आपने सैंपल कलेक्ट किए थे, ठीक है, उनको आपने क्या क्या नाम दिया था, सैंपल कलेक्ट करने के बाद आपने उनको क्या क्या, जैसे सॉइल आपने कलेक्ट की थी, अब सॉइल आपको कहीं गीली होगी कहीं सूखी होगी, आपने उसको एयर ड्राई किया या ओवन ड्राई किया, आपने जब उसको ड्राई कर लिया अब आप उसको क्या करोगे, अब आप उसको इक्वल मतलब इक्वालिटी लाओगे, क्योंकि कोई पार्ट होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, कोई कहीं ग्रेवल होगा, कोई छोटा होगा, तो अब आपको इनको यूनिफॉर्मिटी में लाने के लिए आप उसको क्या करोगे कि आप उसको इक्वल करोगे, उसको आप पीस लेंगे, उसको आप सीव्ड करेंगे, सीव कर मतलब छानेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर के अंतर्गत आता है। तो जो रिसर्च प्रोसीजर है थीसिस का या फिर आपके डिसर्टेशन का, उसमें सारे रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि आपने परफॉर्म की वाइल डूइंग रिसर्च, ठीक है। तो टू बी अंडरटेकन इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। और ये क्यों लिखाया जाता है, तो ये इसलिए लिखा जाता है ताकि आप क्या कर सकें, जो स्टडी आप कर रहे हो उसके उद्देश्य को जान सकें, एंड टू ऑफर सम पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसके लिए आप कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है वो बता सकें। The step-by-step account of what the researcher and the participant did during the research studies cover under the procedure in the research report। अब देखो यहाँ पर वही आ गया कि आप स्टेप बाय स्टेप बता दो कि सबसे पहले आपने कलेक्शन किया डेटा का, आपने उसका डॉक्यूमेंटेशन किया, आपने उसका एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद अब आप क्या करोगे, तो एनालिसिस करने के बाद आप उसको इंटरप्रीट कर रहे हो, आप उसका रिजल्ट दे रहे हो, आप उसको कंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जो भी कुछ आपने, जो भी रिसर्चर ने या जो भी पार्टिसिपेंट ने किया अपनी रिसर्च स्टडीज़ के समय पर, उसको जो है वो यहाँ पर इलस्ट्रेट करेंगे, जिसमें कि वो प्रोसीजर जो भी रिसर्च रिपोर्ट मतलब जो भी प्रोसीजर रहा उसको वो रिसर्च रिपोर्ट में यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो थीस अब हिंदी में देखेंगे। थीसिस या शोध प्रबंध की शोध प्रक्रिया में अध्ययन के उद्देश्य को प्राप्त करने और समस्या के कुछ संभावित समाधानों की पेशकश करने के लिए किया जाने वाला सभी शॉर्ट संबंधित गतिविधियां यहाँ पर क्या होती हैं, शामिल होती हैं। अनुसंधान अध्ययन के दौरान शोधकर्ता और प्रतिभागियों ने क्या किया, इस चरण लेखा जोखा शोध रिपोर्ट में प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि रिसर्च प्रोसीजर जो है उसमें आपने क्या क्या किया वो सब आप यहाँ पर बताते हो कि किस किस तरह से आपने क्या क्या चीज़ें निकाली या फिर आपने क्या क्या यहाँ पर एनालिसिस किया। अब बात आ जाती है आपके रिसर्च डिज़ाइन की। तो सबसे पहले आप मतलब भाई आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने एब्स्ट्रैक्ट दिया, आपने रिसर्च प्रोसीजर दिया, अब आप रिसर्च डिज़ाइन दोगे। तो रिसर्च डिज़ाइन में क्या होगा, तो रिसर्च डिज़ाइन इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है, एक फ्रेमवर्क है रिसर्च मेथड्स का और टेक्निक्स का जो कि रिसर्चर चूज़ करता है, ठीक है। तो मतलब आप उसका एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, रिसर्च डिज़ाइन बना रहे हो। जैसे अगर आप घर बनाते हो तो घर बना रहे हो तो आप उसका उसका नक्शा बनाते हो कि यहाँ पर आपके साउथ में जो है वो बेडरूम होगा या फिर आपके नॉर्थ में यहाँ पर मेन गेट होगा या कुछ भी। तो ये रिसर्च डिज़ाइन होती है। तो यही आपको भी फॉलो करना है कि हमें जो है हमें ये कंटेंट जो है वो इसके देखने, हमें इस सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट कौन कौन से यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं उनको हमें देखना है। तो रिसर्च डिज़ाइन में आप पहले रिसर्च का फ्रेमवर्क, जो रिसर्च मेथड्स के फ्रेमवर्क को डिज़ाइन करके रखते हो। मतलब जैसे आपको ऑर्गेनिक कार्बन निकालना है तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि ऑर्गेनिक कार्बन निकालने के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, उनका आप फ्लो चार्ट बना के रखोगे, कैसे कैसे आप जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन निकालोगे। तो जैसे कि अब आपको यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
यहाँ पर आपको और किस किस चीज़ की मतलब कौन कौन से केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस तरह से पड़ेगी, आप क्या क्या ऐड करते हुए चलोगे। जैसे आप अमोनियम फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करोगे, आप सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करोगे, उसको आपको छोड़ना है कुछ टाइम के लिए, फिर आप उसमें डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करोगे और फिर उसका आप उसका टाइट्रेशन वगैरह करोगे कुछ और इंपॉर्टेंट केमिकल्स को यूज़ करके। तो ये आपकी रिसर्च डिज़ाइन कहलाती है जो आप फ्लो चार्ट बनाते हो। दिस डिज़ाइन अलाउज रिसर्चर्स टू होन इन ऑन रिसर्च मेथड। तो ये जो डिज़ाइन आप बनाते हो, जो फ्लो चार्ट आप बनाते हो, ये फ्लो चार्ट आपको हेल्प करते हैं रिसर्च मेथड्स में जो कि सुटेबल रहते हैं सब्जेक्ट मैटर और सेटअप देयर स्टडीज़ फॉर सक्सेस। क्योंकि जब आप फ्लो चार्ट बना के रख लेते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको ये केमिकल्स ढूंढने हैं और इस तरह से आपको अपनी रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर देनी है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो शोध प्रारूप बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शोध प्रारूप एक शोधकर्ता द्वारा चुनी गई शोध विधियों और तकनीकों का एक ढांचा है, क्योंकि अलग अलग टेक्निक्स से जो है वो आप अलग अलग मतलब सेम, अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक कार्बन निकालने की तो उसके भी आपको अलग अलग प्रोसीजर्स मिलेंगे, अलग अलग डिज़ाइन होगी। तो आप कौन सी डिज़ाइन को बेस्ट आप किस तरह से निकालना चाह रहे हो, तो वो आप अपना जो है वो डिज़ाइन यहाँ पर देखोगे। आप अलग अलग प्रोसीजर्स के जानोगे, अलग अलग मेथड जानोगे और आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है आप वो यूज़ करोगे। तो आप अपना शोध प्रारूप यहाँ पर बनाओगे। तो शोध प्रारूप एक शोधकर्ता द्वारा चुनी गई शोध विधियों और तकनीकों का क्या होता है, एक ढांचा होता है। प्रारूप शोधकर्ताओं को शोध विधियों में सुधार करने की अनुमति देता है। अब आप यहाँ पर मेथड्स में जो है वो चेंजेस भी ला सकते हो, इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हो, ठीक है, जो विषय वस्तु के लिए उपयुक्त होता है। जैसे अब आपने कुछ नया यहाँ पर ऐड कर लिया, आपका रिजल्ट निकला, तो आप उसको भी मतलब वहाँ पे इलस्ट्रेट करो। तो यही तो रिसर्च की ना, कि आप ऑलरेडी जो रिसर्च हुई थी उसमें आपने कुछ नया किया, दैट इज कॉल्ड दी रिसर्च ना। तो वही है कि यहाँ पर आप सुधार करने की अनुमति देते हैं जो विषय वस्तु के लिए उपयुक्त है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप यहाँ पर कुछ और भी यूज़ कर रहे हो जिससे कि हेल्प रहेगी, तो आप उसको भी यहाँ पर बता सकते हैं और सफलता के लिए अपने अध्ययन को जो है वो यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के। अब इन पॉइंट्स से आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हम एक सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको इस टाइप के पॉइंट से देखने को मिलेगा, ताकि आपको ये लगे कि ये जो मैंने आपको भी समझाया ये वेस्ट नहीं है। टाइम निकल के इसको ज़रूर समझिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट, रियली इट विल हेल्प यू रियली। तो आप एक बार ही क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे द स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ऑफ व्हाट द रिसर्च। देखिए क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहाँ पर यही दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो मैटर हम लेकर आ रहे हैं वो कितना टू द पॉइंट है, ठीक है। तो द स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ऑफ व्हाट द रिसर्चर एंड द पार्टिसिपेंट्स डिड ड्यूरिंग द रिसर्च स्टडीज कवर्ड अंडर द इन द रिसर्च रिपोर्ट। तो रिसर्च रिपोर्ट में जो स्टेप बाय स्टेप आप अकाउंट देते हैं, जो भी कुछ रिसर्च या पार्टिसिपेंट ने किया रिसर्च स्टडीज़ के थ्रू, वो किसके अंतर्गत आएगा। तो अभी हमने देखा था इंट्रोडक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नहीं आएगा। एब्स्ट्रैक्ट में तो आप खुद से अपना बनाते हो कि आपने रिसर्च में क्या क्या किया, ओवरऑल रिसर्च का ब्रीफ समरी यहाँ पर प्रोवाइड करते हो। करेक्ट आंसर जो आपका जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्रोसीजर, क्योंकि बात आ गई स्टेप बाय स्टेप की। तो ये देख आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर था आपका और कितना रेलेवेंट था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टेप बाय स्टेप की वजह से प्रोसीजर वाला आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अनुसंधान अध्ययन के दौरान शोधकर्ता और प्रतिभागियों ने क्या किया, इसका चरण दर चरण लेखा जोखा शोध रिपोर्ट में किसके अंतर्गत आएगा, तो बिल्कुल किसके अंतर्गत आएगा, प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। कि पहले कलेक्शन किया था, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया था, एनालिसिस किया था, उसको इंटरप्रीट किया था, तो ये सब आपका किसके अंतर्गत आता है, रिसर्च प्रोसीजर के अंतर्गत आता है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाएंगे आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में जो यूज़ होने यूनिट 2 में यूज़ होने वाले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसके बाद हम एट लास्ट आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिस तरह से हमने यूनिट 1 में किया था। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आप कुछ भी चेंजेस यहाँ पर चाहते हैं। सो आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।